अब आप देखेंगे कि आज का संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि जो संपादकीय पार्ट होता है ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं या फिर आप लोग इंटरव्यू में देते हैं तो उस समय आपको काफी यहाँ से मदद मिलती है, एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इसे जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा और कोई आपका सुझाव हुआ करे तो वो भी बता दिया करिएगा। तो कई समस्याओं का एक समाधान, क्या समाधान है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में भारत को वैश्विक उत्पादन का केंद्र बनाने का संकल्प लिया है। आर्थिक विकास प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता रहा है और जहां कांग्रेस भारत को 2043 तक विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिकी बनाने की बात करती थी, वहीं मोदी ने अगले कार्यक्रम में ही इस लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प लिया है। 2026-27 तक 5 ट्रिलियन लाख यानी कि लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प में उत्पादन क्षेत्र का बड़ा महत्व रहने वाला है। और यह संकल्प इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वियतनाम, मेक्सिको, थाईलैंड और मलेशिया के साथ भारत अब चाइना प्लस वन की दौड़ में देखा जाता था। और चाइना प्लस वन का अर्थ है कि विश्व की दिग्गज कंपनियां चीन से इतर अन्य देशों में भी उत्पादन इकाइयां स्थापित करें। और इस नीति के उलट भाजपा का घोषणा पत्र चीन को हटाकर भारत को उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की बात कर रहा है और भारतीय उद्योगों को निर्यात केंद्रित बनाने और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को पाटने के लिए नीति आयोग 2023 से काम कर रहा है। और इसके अंतर्गत निर्यात वृद्धि क्षमता वाले उत्पादों को चिन्हित कर चीन में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं, नियामक तंत्र और बाजार पहुंच संबंधी चिंताओं की गहन पड़ताल हो रही है। और आयोग का यह अध्ययन विशिष्ट उत्पादों पर चीनी निर्भरता की जगह दूसरे एशियाई देशों से सप्लाई चेन ढूंढने और बदलती वैश्विक सप्लाई चेन में भारतीय संभावनाओं तलाशने पर जोर देगा। चीन के साथ भारी व्यापार घाटा उत्पादन क्षेत्र में भारत की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति कई अन्य समस्याओं की तरह मोदी सरकार को विरासत में मिली है। भारत में आप देखते हैं कि लचर समाजवादी नीतियों की भीड़ डेंग के नेतृत्व में उदारीकरण ने चीन को निर्णायक बढ़त प्रदान की। फिर भी 2003 तक चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत अधिक नहीं था, पर 2004 के बाद साम्प्रत सरकार ने घाटे की अनदेखी कर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर बल दिया और इसका चीन ने पूरा फायदा उठाया। व्यापार घाटे की चिंता से बेफिक्र पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीनी प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ के भारत आगमन पर एकपक्षीय बढ़ते व्यापार को अपनी उपलब्धि बताया, जबकि मौजूदा सरकार के प्रयासों से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स से विशेषकर मोबाइल फोन उत्पाद, विंड टरबाइन, दवा जैसे वस्तुओं के उत्पादन में अभूतपूर्व तेजी आई। और देखिए नीति आयोग की बात करें तो किसकी बात हो रही, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके जो संस्थान बना है ना, उसी की 2015 में बना था। और चीन की बात करें तो देखिए हमारा पड़ोसी है चीन। ये आप देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में उत्पादन ही रोजगार सृजन का प्रमुख माध्यम बन सकता है। इस मोर्चे पर अपेक्षित लाभ उठाने के लिए लैंड बैंक और पूंजी की लागत और आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ कानून व्यवस्था आदि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा और विरोध के बावजूद भारत को यदि चीन से कुछ सीखना भी पड़े तो उससे संकोच नहीं किया जाए। और चीन ने खुद अपने आर्थिक उत्थान की शुरुआत अमेरिकी की तकनीक और दुश्मन माने जाने वाले ताइवान, जापान समेत अन्य देशों के निवेश से की है। और अपनी चीन यात्राओं के दौरान मुझे चीनी समाज और उत्पादन क्षेत्र को निकट से देखने का अवसर मिला। नीतियों से लेकर आधारभूत ढांचे और सामाजिक मोर्चे पर चीन ने स्वयं को उत्पादन उन्मुख अर्थतंत्र की तरह विकसित किया और दक्षिण में जुहाई से लेकर उत्तर में तियानजिन तक आप देखिए 3000 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र छोटे बड़े उद्योगों क्षेत्रों से पटा हुआ है। और ना सिर्फ आप देखते हैं, ना सिर्फ अलग अलग शहर विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन केंद्र बने हुए हैं, बल्कि कई शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था उनके विशाल थोक बाजार पर आधारित है। 7 किलोमीटर लंबे चमचमाते विश्व स्तरीय बाजार से अकेला ईयू शहर सालाना 15 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है। और देखिए आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, भेज रहे हैं। आप्रवासी मजदूरों पर निर्भर भारतीय उत्पादन केंद्रों में कार्मिकों के लिए रिहाइश एक बड़ी समस्या रही है।
जबकि चीन ने इसका निदान सार्वजनिक आवासीय व्यवस्था के जरिए किया है। हालांकि डॉर्मेटरी लेबर रिजीम नामक इस व्यवस्था की आलोचना भी होती है, परंतु अब कुछ यूरोपीय देश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। चीन का स्कूली पाठ्यक्रम भी उत्पादन तंत्र की आवश्यकताओं को समायोजित करता है। मिडिल स्कूल के बाद हर बच्चा जोंग काओ नामक परीक्षा में बैठता है और कहते हैं दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। जहां हाई स्कूल स्तर पर ही अकादमिक और व्यवसायिक विद्यार्थियों की छटनी हो जाती है। परिणाम स्वरूप 47% यानी कि लगभग आधे विद्यार्थी व्यवसायिक शिक्षा में दाखिल लेते हैं। बहुत हद तक स्वायत्त इन व्यवसायिक शिक्षा केंद्रों को अपना पाठ्यक्रम तय करने की छूट होती है और फलस्वरूप एक तिहाई पाठ्यक्रम में सामान्य विषय, एक तिहाई में चुने हुए व्यवसाय से संबंधित कौशल विकास और शेष एक तिहाई पाठ्यक्रम स्थानीय उद्योगों की मांगों पर आधारित होते हैं। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का अंतिम वर्ष स्थानीय स्थानीय उद्योगों में प्रशिक्षु के रूप में बीतता है। व्यवसायिक शिक्षा शुल्क भी सरकारी एवं औद्योगिक अनुदानों से पूरा हो जाता है। परंपरा विशेषकर आप देखिए कन्फ्यूशियन मूल चीनी उद्योग को ठहराव देते हैं। इन मूल्यों में श्रम एवं श्रमिक की गरिमा के साथ निरंतर सीखने रहने पर बल रहता है। चीनी नववर्ष का अत्यधिक महत्व उद्योग और व्यापार में लेन देन को उसी वर्ष तक सीमित रखने पर बल देता है और जिसके चलते अर्थव्यवस्था चलायमान रहती है। महिलाओं की बराबरी की भागीदारी भी चीनी सफलता का बड़ा कारण है। भारतीय अर्थनीति में एक बड़ी खामी निषेधात्मक आयात शुल्क लगने से भी हुई है और ऐसे में शुल्क उन उद्योगों को हतोत्साहित करते हैं जो आयातित मध्यवर्ती माल पर निर्भर है। अर्थशास्त्री विरल आचार्य का मानना है कि भारत उन्हीं क्षेत्रों में संरक्षणवादी है जहां उनके पास चीन प्लस वन के रूप में उभरने का अवसर है। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी मानते हैं कि कपड़े की आयात दरों को सरलीकृत और कम करके भारत अपने परिधान आप देखते हैं कि परिधान निर्यात को सहज ही दुगना कर सकता है। उल्लेखनीय है कि चीन की आर्थिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पहले 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आयात शुल्क के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया था। आशा की जानी चाहिए कि लोक लुभावन चुनावी वादे के इस दौर में नीतिगत परिवर्तन को महत्व दिया जाए ताकि देश एक नई दिशा ले। भारत में औद्योगिकरण ही देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर आमजन का जीवन स्तर सुधार सकता है। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है विकास सारस्वत के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट व्यू है, आप लोग बता सकते हैं। बंद करें जनता पर प्रत्याशी थोपना। चलिए ये भी देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं ना, 7 चरणों में हो रहे हैं। कितने? 7 चरणों में हो रहे हैं। और देखिए लोकसभा सदस्यों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि टोटल कितने हैं, 543 सदस्य देखने को मिलेंगे। और लोकसभा सदस्य का चुनाव अगर आपको लड़ना है, उम्मीदवार बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और पहले 21 साल हुआ करती थी। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे 21 से करके 18 साल कर दी गई थी। और चुनाव आयोग के बारे में आप लोग लिखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव के लिए जैसे जैसे प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, वैसे वैसे कई स्थानों से उनके खिलाफ असंतोष और बगावत के भी समाचार आ रहे हैं। इस तरह के समाचारों का सामना लगभग सभी दलों को करना पड़ रहा है, चाहे वे राष्ट्रीय हों या क्षेत्रीय हों। पिछले कुछ वर्षों में बड़े दल प्रत्याशियों के चयन के मामले में यह दावा करने लगे हैं कि वे पैसा करके पहले सर्वे कराते हैं, उसी आधार पर उनका चयन करते हैं। कुछ दल तो यह भी कहते हैं कि वे अपने स्तर पर भी सर्वे कराते हैं, बाहरी एजेंसियों की भी सहायता लेते हैं। इस दावे की सत्ता परखना भी कठिन है और यह कहना भी है कि ऐसे सर्वे निश्चित ढंग से होते हैं। यह कहना तो और भी कठिन है कि इस क्रम में राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं की राय को महत्व देते हैं और इससे भी कठिन यह कहना होगा कि जनता की राय ली जाती है और उसे महत्व दिया जाता है। राजनीतिक दल दावा कुछ भी करते हैं, वे आमतौर पर तमाम प्रत्याशियों को कार्यकर्ताओं या फिर क्षेत्र के लोगों की पसंद बताकर उस पर उन्हें थोप देते हैं। और इनमें कुछ भी होते हैं जो 2-4 दिन पहले ही अपना दल छोड़कर किसी अन्य दल में गए होते हैं या फिर अपने दल से टिकट ना मिलने पर दूसरे दल में जाकर टिकट हासिल कर लेते हैं। एक उदाहरण अभी ताजा है, आपने देखा होगा कि वो 1 घंटे पहले
पार्टी छोड़ के आते हैं, दूसरी पार्टी में आते हैं, उन्हें उम्मीदवार लोकसभा का बना दिया जाता है। और उनके कार्यकर्ता क्या सोचते होंगे, जो सोचिए, जो मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे। ऐसे भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखते हैं जिनकी ना तो क्षेत्र की जनता और ना ही उस दल के कार्यकर्ता कल्पना कर रहे हैं होते हैं। आमतौर पर ऐसे प्रत्याशी कलाकार, नौकरशाह, खिलाड़ी आदि होते हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि बंगाल के बहरामपुर में लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह कहा होगा कि इस सीट पर सबसे उपयुक्त प्रत्याशी गुजरात के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान रहेंगे? क्या आसनसोल से के भाजपा कार्यकर्ताओं की ऐसी कोई चाहत रही होगी कि बिहार के भोजपुरी गायक पवन सिंह सबसे मजबूत प्रत्याशी साबित होंगे? यह अलग बात है कि उन्हें मजबूरी में चुनाव लड़ने से मना करना पड़ा। क्या झारखंड में सिंहभूम के भाजपा कार्यकर्ताओं का यह आग्रह रहा होगा कि सबसे अच्छा प्रत्याशी कांग्रेस सांसद गीता कोंडा रहेंगी? क्या राजस्थान में चोरू के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह मांग रही होगी कि टिकट न मिलने से नाराज हो गए भाजपा सांसद राहुल कंसवा को पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए तो उत्तम है? कई जगह कुछ प्रत्याशी पैराशूट शूटर्स जैसे होते हैं, वे अनपेक्षित रूप से प्रत्याशी बनकर जनता के समक्ष हाजिर हो जाते हैं। बीते दिनों इसकी चर्चा रही कि कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता ही अपने प्रत्याशी को पहचान नहीं पाए और आपने देखा है कि वो प्रत्याशी निकल के बाहर आ गए, जब तक वो ट्रेन में ढूंढ रहे थे कि कहाँ है हमारे प्रत्याशी साहब। यह समझ नहीं आता है कि अपने देश में राजनीतिक दलों के लिए आनन फानन ऐसी व्यवस्था बनाना कठिन है जिसमें वे प्रत्याशी चयन में जनता की भी राय लें, क्योंकि पिछले 7 दशकों में ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की गई। लेकिन कम से कम वे अपने कार्यकर्ताओं की राय को तो महत्व दे ही सकते हैं। अभी इसका दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन उसे सच मानने का कोई ठोस आधार नहीं दिखते हैं। जब कोई दल अपना विस्तार बिल्कुल नए क्षेत्र में कर रहा हो, तब उसके लिए यह आवश्यक सा हो जाता है कि वह दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाकर उन्हें प्रत्याशी बनाए। लेकिन वे तो अपने मजबूत गढ़ों में भी ऐसा करते हैं। एक आप देखते हैं कि एक लंबे समय से कई नेता लोकप्रिय होने या जनसेवा का इरादा रखने के कारण नहीं, बल्कि दल विशेष में पहुंच या पैसे के बल पर भी प्रत्याशी बन जाते हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि कुछ दल टिकट बेचते हैं। टिकट बेचने का आरोप झेलने वाले दल कौन है, इस प्रश्न का उत्तर गूगल कर लें तो बेहतर है। और जब किन्हीं कारणों से किसी राजनीतिक दल की लहर चल रही होती है या फिर उनके नेता की लोकप्रियता चरम पर होती है, तो कैसे भी प्रत्याशी खड़े कर दिए जाएं, वे आमतौर पर आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं। 1970, 1980, 1984, 2014, 2019 के आम चुनाव में ऐसा ही हो चुका है। अब आप देखिए 2014 और 2019 के चुनाव में कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब के नाम पर कोई भी लड़ गया, वो चुनाव जीत गया। इसी तरह इंदिरा गांधी के समय में भी, राजीव गांधी के समय में भी, और आप देखिए कई बार विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हो चुका है। 1983 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने तो करिश्मा ही कर दिया। उन्होंने चुनाव के 9 महीने पहले ही अपनी पार्टी तेलुगु देशम का गठन किया, चुनाव लड़कर सत्ता में आ गए। यह भी देखने को मिलता रहा है, यदि सत्ताधारी दल के प्रति गहरी नाराजगी हो तो विरोध और विशेष रूप से विकल्प बनने में सक्षम दिख रहे राजनीतिक दल के योग्य के साथ कई अयोग्य प्रत्याशी भी चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता है कि ऐसे दल अपने क्षेत्र के अपने ऐसे नेताओं के कामकाज और छवि की चिंता किए बिना उन्हें बार बार प्रत्याशी बनाते रहें। वैसे स्थिति के लिए केवल राजनीतिक दलों को दोष नहीं दिया जा सकता है, और इसके लिए आप देखते हैं कि वो लोग भी दोषी हैं जो अयोग्य साबित हुए हैं या फिर अपने कामकाज से निराश करने वालों को भी जाति मजहब के नाम पर विधानसभा या लोकसभा पहुंचा देते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या फिर इन पदों के दावेदार कितने भी सक्षम हो, लोकप्रिय हों, यदि उनके प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में तत्परता नहीं दिखाते हैं तो अंततः रोना जनता को ही पड़ता है, और रो रही है। देखिए ऐसे जनप्रतिनिधियों के कारण कभी ना कभी संबंधित राजनीतिक दल भी नुकसान उठाते हैं, लेकिन वे प्रत्याशी थोपने की अपनी आदत छोड़ नहीं रहे हैं। वे यह आदत तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि जनता चेतेगी नहीं और उन्हें चेताएगी नहीं। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप उसे चुना करिएगा जो आपका अपना हो, आपकी बात सुनता हो, आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहता हो। वो किस पार्टी का है ये मायने नहीं रखता है, समझ रहे आप लोग। लेकिन हमारे यहाँ जाति धर्म को देखकर वोट दिए जाते हैं, तो फिर वो उसका परिणाम भुगत भी रहे। कर्म और योग, गीता में कर्म योग की महत्ता पर बहुत बल दिया गया है। कर्म योग का तात्पर्य बताया गया है कि कर्म जगत के लिए और योग स्वयं के लिए होना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कर्म का उद्देश्य कर्तव्यों का निर्वाह एवं जगत की सेवा ना कि अपने अहम का पोषण। यदि संसार में किसी को कोई पद मिला है तो वह पद उसकी निजी संपत्ति नहीं है, उस पर उसका अधिकार नहीं है। जब आप किसी पद को सुशोभित कर रहे हैं तो उससे जुड़े कर्तव्यों का पालन करने को भी आप बाध्य रहते हैं।
लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ तानाशाही व्यवस्था चलती है कि अगर आप देखिए कोई अगर अधिकारी भी है तो वो ऐसा सोचता है कि वो अंग्रेजों के समय में हो, अपनी जो ठाट बाट दिखाता है, सीधे बात ही नहीं करेगा आपसे मुंह लगकर। भ्रामक विज्ञापनों का मामला इस समय आप देख रहे हैं ना, बाबा रामदेव पर सुनवाई चल रही है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यह अच्छा हुआ कि पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहां बाबा रामदेव उनके सहयोगी बालकृष्ण के वकील से कुछ और सवाल पूछे, वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए से भी कई ऐसे प्रश्न किए जिनका संतोषजनक उत्तर वह शायद ही दे पाए। पता नहीं कि आईएमए इस सवाल का क्या जवाब देगी। क्या आखिर एलोपैथ चिकित्सक गैर जरूरी एवं महंगी दवाइयां लिखने के साथ कुछ खास दवाओं की पैरवी क्यों करते हैं? लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि एलोपैथ चिकित्सा क्षेत्र में भी सब कुछ ठीक नहीं है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को आईएमए से यह कहना पड़ा कि वह अपना घर ठीक करे। आईएमए के पदाधिकारी इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते हैं कि तमाम एलोपैथ चिकित्सक कई बार दवाओं की उपयोगिता के आधार पर नहीं बल्कि निजी लाभ के लिए उनकी बिक्री बढ़ाने का अतिरिक्त जतन करते हैं। इस क्रम में वे दवा कंपनियों से महंगे उपहार लेने के साथ ही उनके खर्चे पर विदेश यात्राएं करते हैं। कुछ तो नकदी भी लेते हैं। इसी कारण कुछ दिनों पहले केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने फार्मा कंपनियों के लिए एक संहिता जारी कर इस पर सब पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए। आखिर यह काम आईएमए पहले ही अपने स्तर पर क्यों नहीं कर सकी? यह भी अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उन कंपनियों पर भी निगाहें टेढ़ी की जो भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ऐसे उत्पादों का प्रचार करती हैं जो शिशुओं और स्कूली बच्चों के साथ बुजुर्गों के स्वास्थ्य एवं पर प्रतिकूल असर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण मांग कर बिल्कुल सही किया, क्योंकि अनेक कंपनियां भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में बेलगाम दिखती हैं और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से ऐसी विज्ञापनों की बाढ़ सी आई हुई है जो मिलते जुलते नाम वाले उत्पादों के सहारे ऐसे उत्पादों का प्रचार करते हैं और सेहत के लिए बेहद हानिकारक हैं। यह और कुछ नहीं कि सरकार उनकी नियामक संस्थाओं की आंखों में धूल झोंकने वाली गतिविधि है। और इस मामले में विडंबना यह है कि सरोगेट विज्ञापन के सहारे हानिकारक उत्पादों का प्रचार कर अभिनेता और खिलाड़ी जी भर भी करने में लगे हुए हैं। खिलाड़ी भी करने वाले, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की आवश्यकता है। पतंजलि मामले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जिस तरह कुछ लोगों ने आयुर्वेद के खिलाफ अभियान छेड़ा, उसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के आधार पर इसका कोई औचित्य नहीं है कि आयुर्वेद को ही खारिज किया जाने लगे। जैसी महत्ता एलोपैथ की है वैसे ही आयुर्वेद और कुछ अन्य चिकित्सा पद्धतियों की है। चूंकि सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी सीमाएं भी हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे से सीख लेनी चाहिए। और देखिए, भ्रामक खबर ना फैलाएं, हर किसी की महत्ता है, लेकिन आप अगर भ्रामक खबर फैलाएंगे तो आप देखेंगे फिर तो नुकसान कर रहे होंगे ना। गिरता भूजल स्तर, तो देश के अन्य कई शहरों की तरह बिहार में भी हर साल गर्मी में भूजल का स्तर गिरना नीति बन गए और पर्यावरण संतुलन को दर्शाती यह स्थिति कई संकेत दे रही। विभिन्न मंचों पर इस स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है, लेकिन हालात में कोई खास परिवर्तन होता नहीं दिखता है। अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है और बिहार की राजधानी पटना के कई मोहल्लों में 14 फीट तक जल स्तर नीचे गिरने से लोग पेयजल को लेकर परेशान हैं। हालांकि नगर निगम के अधिकारी फिलहाल इसे गंभीर स्थिति नहीं मानते। उनका मानना है कि शहर में जलापूर्ति निर्बाध की जा रही है। फिलहाल कहीं कोई समस्या नहीं है। संभव है कि जलापूर्ति वाले पंप ना सूखे हों, लेकिन जिन लोगों ने निजी रूप से बोरिंग करा रखी है उन्हें परेशानी होने लगी है। जल स्तर गिरने की शिकायतें पिछले वर्ष भी राज्य के विभिन्न हिस्सों से आई थी और कई चापाकल तो पूरी तरह नाकाम हो गए। बच्चे खुचे कुएं भी सूख गए हैं। ये अब वर्षा के बाद ही कुछ महीनों के लिए कारगर हो पाएंगे। निश्चित रूप से ऐसे हालात से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है और प्राकृतिक जल स्रोतों को जीवंत किए बगैर भूमिगत जल स्रोतों को समृद्ध नहीं किया जा सकता है। पिछले साल के तालाबों को जीवंत करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, इसे लगातार बरकरार रखने की जरूरत है। साथ ही कार्यशील किए गए तालाबों की नियमित देखभाल की जरूरत है। भूमिगत जल दोहन पर नियंत्रण के लिए नियमों की कड़ाई से पालन कराने की जरूरत है। बड़े प्रदूषण के साथ पेयजल का कारोबार भी तेजी से फैला है और इसकी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें जल की काफी बर्बादी होती है। इन पर नियंत्रण ना पाया गया तो जल दोहन की शिकायतें बढ़ती जाएंगी। इसके लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही वर्षा जल के पुनर्भरण के उपायों को बढ़ाना होगा। चलिए।
ये आप देखिए आत्मनिर्भरता की ओर ग्राम पंचायतें। ये आप देखिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं ना, आज इसी की बात हो रही है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1993 में इस तिथि को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू किया गया था। यह संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित था और जिसके परिणाम स्वरूप देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक श्रीगणेश हुआ। देश में पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और मूलभूत विकास पर जोर देने से जुड़ा है। निसंदेह इस व्यवस्था से देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई है और लाखों गांव आत्मनिर्भरता की राह पर हैं और पंचायतें ग्रामीण भारत सामाजिक आर्थिक और परिवर्तन की अग्रणी संस्था के रूप में काम कर रही हैं। और पंचायतें भारत की सबसे पुरानी स्वायत्त लोकतांत्रिक संरचना है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों सभा और समितियों के रूप में पंचायत की वर्णन का उल्लेख मिलता है। उपनिवेशिक भारत में वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की गई है। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत ने इस स्वाधीन होने के बाद और इसके संवैधानिक रूप धारण करने के पीछे की कहानी रोचक है। दरअसल 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें केवल नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत स्वशासन का उल्लेख किया गया था। हालांकि राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1957 में पहली बार बलवंत राय मेहता ने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। बाद में अन्य समितियों की सिफारिश के बाद नरसिम्हा राव के कार्यकाल में संवैधानिक संशोधन के जरिए इसे संविधान का स्थायी हिस्सा बना दिया गया और इससे देश में शक्तियों का विभाजन 3 स्तर पर हुआ। इससे शासन की सुविधा तो हुई, आम व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया का हिस्सेदार भी बनाया गया है। वस्तुतः पंचायती राज व्यवस्था देश में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने में सफल रहा। पंचायती राज संस्थाएं सामाजिक न्याय के साथ विकास के सबसे पोषित लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इन्हें मजबूत करने की सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि पंचायतें वित्त की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं, लिहाजा इनका भी समाधान किया जाना चाहिए। ये भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपकी एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल देता हूं, तो वहां जाकर आप लोग देख लिया करिएगा। मालदीव में मुइज्जू की जीत के मायने आप देखते हैं कि मालदीव में जो नए राष्ट्रपति बने हुए हैं ना, उनकी पार्टी को जो जीत मिली है ना, उसी के मायने पूछे जा रहे हैं। और इनका जो झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है, भारत से दूरियां बना रहे हैं, तो हमारे लिए क्या नुकसान हो सकते हैं। और भारत का पड़ोसी है एक तो, और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ज्यादा निर्भर करती है। तो भारत के पड़ोस में हाल के समय में कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिससे इस बात का मूल्यांकन शुरू हो गया है कि क्या भारत अपने पड़ोसी प्रथम की नीति को इतने प्रभावी तरीके से लागू कर पाया है जिससे उसके हित प्रभावित न हो। इस बात का मूल्यांकन विशेषकर मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के संदर्भ में किया जा रहा है। हालिया घटना मालदीव और बांग्लादेश में भारत विरोधी इंडिया आउट कैंपेन के रूप में देखी गई है। और आप देखेंगे कि वहीं मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने लगभग 2/3 बहुमत के साथ जीत प्राप्त की है। संसद में बहुमत नहीं होने के कारण मुइज्जू के लिए नए कानून बनाने में कठिनाइयां सामने आ रही थी। ऐसे में उनके लिए यह चुनाव जीतना महत्वपूर्ण हो गया था। मालदीव संसद में अभी तक पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह की विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 44 सांसदों के साथ बहुमत था। मुइज्जू की पार्टी के अब एक बार फिर से इस चुनाव को जीतने से कुछ आशंकाएं उभरती हैं। और पहली, मुइज्जू चाइना फर्स्ट पॉलिसी पर चलेंगे। इसके लिए वह मालदीव की मजलिस का उपयोग भी चीन के पक्ष में कर सकते हैं। ऐसा ही काम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 2015 में किया था, जब चीन के पक्ष में एक विधेयक मालदीव की संसद में पारित किया गया था तो मालदीव के द्वीपों की खरीद से संबंधित था। ऐसे कानूनों के मार्ग में जो बाधा आ सकती थी वह मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और इब्राहिम सोलिह जैसे नेता जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर काम करते रहे। और इसलिए मुइज्जू की पहली कोशिश भारत समर्थक विपक्षी दलों को कमजोर करना है। और इससे यह पता चलता है कि पड़ोस में लीडरशिप कैसा होगा, इस बात का भारत की विदेश नीति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आप देखिए मालदीव में लोकतांत्रिक समर्थक ताकतों, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका पर एक
दबाव की स्थिति बन सकती है। मोहम्मद नसीब जैसे भारत समर्थक नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। अब्दुल्ला यामीन के शासन में भी मोहम्मद नसीद को निशाना बनाया गया था और उन्हें जेल की सलाखों से के पीछे डाल दिया गया था। न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई थी। अब्दुल्ला यामीन और वर्तमान राष्ट्रपति मुइज्जू में भारत के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एक आघोषित सहयोग रहा है, जो हाल के समय में मजबूत हुआ है। राष्ट्रपति मुइज्जू को पिछले सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के प्रॉक्सी के रूप में चुना गया था। उन्होंने अपने चुनाव के दौरान देश की इंडिया फर्स्ट नीति को खत्म करने का वादा किया था। मालदीव से भारतीय सैनिकों को हर कीमत पर बाहर करने की मंशा भी दिखाई थी और अब्दुल्ला यामीन से ही ने ही वर्तमान राष्ट्रपति को बायकॉट इंडिया मंत्र दिया था। ये दोनों ही लीडर मालदीव को परंपरागत इस्लामिक मूल्यों के आधार पर चलाने की मंशा रखते हैं। क्या रखते हैं? मंशा रखते हैं। और तीसरा आप देखेंगे, तीसरा मालदीव की लीडरशिप को भारत समर्थक बनाने के लिए विशेष कूटनीति का इस्तेमाल करना जरूरी है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपतियों वाहिद और अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो वहां के अन्य राष्ट्रपतियों ने भारत प्रथम की नीति पर ही बल देते हुए मालदीव के लिए भारत की महत्ता को स्वीकार किया है। नवंबर 2018 में मालदीव में सोले के सत्ता में आने के बाद स्पष्ट रूप से भारत प्रथम की नीति अपनाते हुए चीन के साथ एक सतर्कतापूर्ण नीति अपनाने का काम हुआ और वर्ष 2008 में मालदीव में पहली बार बहुदलीय लोकतांत्रिक संसदीय चुनाव के पूर्व 1978 से ही वहां मौमून अब्दुल गयूम का 30 वर्षों तक शासन रहा। गयूम भारत के समर्थक थे। वर्ष 1988 में श्रीलंकाई तमिल भाड़े के सैनिकों की एक छोटी सेना ने मौमून अब्दुल गयूम को सत्ता से अपदस्थ करने के लिए सैन्य तख्तापलट करने का प्रयास किया। मालदीव ने भारत से इस स्थिति में सहायता मांगी। भारत ने ऑपरेशन टैक्टस के जरिए मालदीव को मदद उपलब्ध कराई थी। और समुद्री रेशम मार्ग, तो आप देखें 2018 में मालदीव के नए राष्ट्रपति की नियुक्ति के पूर्व मालदीव के विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अपने विदेश संबंधों में भारत की जगह चीन की को प्राथमिकता दी। 2017 में आप देखिए मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया था। मालदीव दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद दूसरा राष्ट्र है जिसने चीन के साथ ऐसा समझौता किया। और यहाँ यह दिल विचारणीय है कि मालदीव को दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते के भाग होने के नाते दक्षिण एशिया में अपने आर्थिक नीतियों के प्रभाव के बारे में सोचना वांछनीय था, लेकिन चीन से अधिक ऋण प्राप्ति की आशा में अब्दुल्ला यामीन के समय में चीन के एक पक्ष में एक के बाद एक कई निर्णय लिए गए। सितंबर 2014 में चीन उन्मुख अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में मालदीव ने चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल पर हस्ताक्षर किया था। उस समय मालदीव चीन के कूटनीतिक संबंधों को मजबूती दी गई थी और मालदीव ने चीन के समुद्री रेशम मार्ग परियोजना का भी समर्थन किया। इसी क्रम में यामीन सरकार ने चीन की कंपनियों को मालदीव में निवेश करने हेतु समझौते किए। यहाँ आप देखेंगे उल्लेखनीय है कि मालदीव अपने कुल ऋण का 60% से अधिक हिस्सा चीन से लेता है, जिसके लिए वह चीन को $9.2 करोड़ हर साल भुगतान करता है, जो मालदीव के कुल बजट का 15% है। इस तरह चीन ने मालदीव की संप्रभुता का हरण कर लिया और उसे डिप्लोमेसी के तहत उलझा कर रखा है। चीन नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भी यही खेल खेल रहा है। ऐसे में आप देखिए मालदीव सरकार को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत जैसे साथी नहीं मिल सकता है और इसी बात को भारत ने मालदीव को समय समय पर समझाने का प्रयास भी किया है। चीन और तुर्की से मालदीव का संबंध, मालदीव में चीन समर्थक सरकार के होने के कई प्रभाव दिखते रहे हैं। मालदीव के हुल-हुले द्वीप में चीन को हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण का ठेका दिया गया था। वहां की एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए चीन को $83 करोड़ निवेश की भी मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा हुल-हुले और माले के बीच 2 किलोमीटर लंबे चीन मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज के निर्माण की मंजूरी भी अब्दुल्ला यामीन के समय में दी गई थी। चीन ने मालदीव में स्थिति मुकुमुथु द्वीप पर ज्वाइंट ओशन ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाने की बात की थी, क्योंकि इस द्वीप की भारत के लक्षद्वीप से दूरी कम ही है, इसलिए भारत में चीन के इस पहल को संशय की नजर से देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने भी मालदीव की समुद्री निगरानी वाले ड्रोन दिए और इसके लिए जो समझौता किया गया था वह हिंद महासागर की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
मालदीव ने हिंद महासागर में अपने इकोनॉमिक जोन में गश्त के लिए तुर्की से ड्रोन खरीदने के लिए खरीदे लिए और मालदीव ने यह खरीदारी चीन से गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए हुए एक रक्षा समझौते की बात की। और तुर्की और चीन के भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं यह तो जग जाहिर है। अब मालदीव का इन देशों से गठजोड़ बताता है कि मालदीव शुद्ध इस्लामिक पहचान की राह पर अग्रसर है। अब आप देखेंगे कि लिखा किसके द्वारा गया है। विवेक ओझा साहब के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। भारत मालदीव प्रतिरक्षा संबंधों पर प्रभाव, तो ये भी देख लीजिए। इस तरह के आर्टिकल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप देखेंगे कि मालदीव के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत देने के लिए भारत सदैव प्रतिबद्ध रहा है और हिंद महासागर में अपनी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका के चलते भारत ने मालदीव के प्रतिरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास भी किए हैं। और वर्ष 1988 से प्रतिरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत मालदीव को सहयोग कर रहा है और भारत मालदीव के प्रतिरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी आप देखते हैं कि देता है और प्रतिरक्षा उपकरण देकर इसके आधुनिकीकरण का प्रयास करता रहा है। भारत मालदीव के 70% प्रतिरक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रतिरक्षा साझेदारी को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने वर्ष 2016 में एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर भी किया। और भारतीय आप देखें नौसेना ने 2017 से 2019 तक लगातार अपने 10 सदस्यीय मरीन कमांडो मोबाइल ट्रेनिंग टीम की तैनाती मालदीव में की और मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स के कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज को भारत के प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयों से जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव किया गया। और आप देखें, लेकिन भारत के तमाम सकारात्मक प्रस्ताव सद्भाव को एक तरफ कर मालदीव ने भारत के बजाय चीन से सैन्य और रक्षा समझौते को बढ़ाने पर बल दिया। इस बात में वस्तुतः भारत की हार नहीं है क्योंकि खोया मालदीव नहीं है और वह भी भारत जैसे निस्वार्थ सहयोगी राष्ट्र को। भारत तो समुद्री सुरक्षा को दिशा दे देगा, लेकिन मालदीव को यह सोचना होगा कि उसकी जरूरतें कैसी पूरी होगी। चीन के समर्थन में भारत विरोध की एक सीमा भी है, यह बात मालदीव जानता है, इसलिए अपने अड्डियल रवैये को त्याग कर उसे बीच बीच में भारत से मदद और रियायत मांगनी पड़ रही है। मुस्लिम देशों से बेहतर संबंध, तो मालदीव हिंद महासागर में लगभग 1200 द्वीपों वाला एक देश है जिसकी लगभग 98% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए मुसलमान होना जरूरी है। मालदीव एक गणतंत्र है और जिसकी आबादी 5 लाख से भी कुछ ही अधिक है और 2004 में आई सुनामी के बाद मालदीव में सऊदी अरब और यूएई का प्रभाव बढ़ा है। इन देशों ने मालदीव के पुनर्निर्माण में काफी मदद भी की है, वहां की इमारतों में उसका प्रभाव भी दिखता है। और भारत चीन के बाद मालदीव के संबंध खाड़ी देशों के साथ अच्छे रहे। मुइज्जू ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वह राजधानी माले के मेयर भी रह चुके हैं, साथ ही 7 साल तक कंस्ट्रक्शन मंत्री भी रहे हैं। सुनैना मैम की सेवा, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। राजनीति की बातें हो रही हैं। मतदान में गिरावट चिंताजनक है। लोकतंत्र चुनाव के प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत में चिंताजनक गिरावट आई है, लिहाजा अगले चरण में मतदाताओं को इस पर विचार करते हुए अपना मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि इस चुनाव में मतदान कम देखा जा रहा है। अगर हम लोग देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखें ना, तो 67% मतदान हुआ था लगभग, यानी कि आप कह सकते हैं कि कितना 33% लोगों ने वोट ही नहीं डाला और वो उससे ज्यादा बढ़ रहा है इस बार। तो ये चिंता का विषय भी है और बहुत सारे लोगों का आप देखते हैं कि भरोसा भी कम हो रहा है। तो इसके क्या कारण है ये आप लोग भी बताइएगा। इस आर्टिकल को भी देख लेता हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे इंटरव्यू में भी और प्रीलिम्स में भी पूछ लेगा और मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। और लोकतंत्र सबसे बड़ा त्योहार माना जा रहा है इसका। लोकतंत्र की संकल्पना मतदान से आकार लेती है। मतदान के जरिए ही नागरिक जनप्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव हेतु पहले चरण का मतदान हो चुका है। वर्ष 2014 में
66.44 और वर्ष 2019 में 67.4% की तुलना में पहले चरण में 62.37% ही मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत में यह गिरावट चिंताजनक है। यद्यपि हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आयोग एवं अन्य अनेक व्यक्ति व संस्थाएं मत प्रतिशत बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान में लगी हुई है, फिर भी मतदान में गिरावट आई है। यह भी जानने की जरूरत है कि मतदान न करने वालों में किस वर्ग की भागीदारी अधिक है, क्यों। यह तो सर्वविदित है कि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार मतदान का अधिकार है। समाचारों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बस्तर के 56 गांव में लोगों ने पहली बार मतदान किया है। इन लोगों ने लोकतंत्र का महत्व व मायने समझे जा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने मतदान के दिन की पूरी तरह छुट्टी का दिन मान लिया है और अनेक अवसरों पर हम सरकार के कार्यों की सराहना या आलोचना तो करते हैं, लेकिन चुनाव के समय मतदान की जिम्मेदारी से ही भागते क्यों हैं। यदि सरकार राष्ट्रहित में और जन जन के लिए विकास के कार्य कर रही है तो हमें वोट देकर फिर मजबूत सरकार चुननी चाहिए। और यदि सरकार की नीति व योजनाओं से हम सहमत नहीं रहते हैं तो मतदान के जरिए हमें अपनी नाराजगी भी व्यक्त करनी चाहिए। और वस्तुतः चुनाव एक ऐसा अवसर होता है जब जन सामान्य स्वयं के और देश के सुनहरे भविष्य हेतु मतदान के जरिए सरकार चुनता है। अनेक बार हम अपराधी छवि या दागी नेताओं की व्यवस्था में होने पर भी आक्रोश व्यक्त करते हैं। क्या मतदान के जरिए हमें यह सही जनप्रतिनिधियों को नहीं चुनना चाहिए। और समूची चुनावी प्रक्रिया आज शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए चुनौती बनती जा रही है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से देश में अवैध तरीके से रखी गई 4650 करोड़ की नकदी व अन्य सामग्री चुनाव आयोग ने जब्त की है, और जिसमें भारी मात्रा में नकदी, शराब आदि शामिल है। चुनाव के समय मुफ्त की घोषणाएं, बाहुबल, धनबल आदि कई ऐसी गंभीर बातें हैं जो सामान्य मतदाता एवं प्रबुद्ध व्यक्ति को मतदान हेतु हतोत्साहित करती है। ऐसे में इन पर नकेल आवश्यक है। अधिक दूरी की चुनौती। देश में कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर सभी के लिए मतदान केंद्र निकट नहीं होते हैं, और विशेष रूप से कई क्षेत्रों में छोटे गांव में मतदान केंद्र नहीं होने से मतदाताओं को आसपास के किसी गांव स्थित मतदान केंद्र पर जाना पड़ता है, जिस कारण कई बार अनेक लोग मतदान से वंचित रह जाते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ के सुकमा क्षेत्र में 12 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र पर पहुंचने की समाचार छपे हैं। और यह भी समाचार है कि यहाँ के स्थानीय लोग एक दिन की मजदूरी छोड़कर तपती धूप, दोपहरी तेज लू से लड़ते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम उठाकर मतदान के लिए गए हैं। लेकिन क्या इतनी दूरी और जोखिम की चुनौती प्रत्येक मतदाता उठा पाया होगा। गंभीर गर्भवती महिला और बीमार मतदाता मतदान नहीं कर पाए होंगे इसमें। और छुट्टी मनाना। तो महानगरों में कम मतदान प्रतिशत का बड़ा कारण मतदान के दिन छुट्टी मनाना है। अनेक लोग वोटर आईडी कार्ड का प्रयोग केवल पहचान पत्र के लिए करते हैं। विश्व के अनेक देशों में अनिवार्य मतदान का नियम है। सिंगापुर में अगर वोट नहीं देते हैं तो मतदान के अधिकार तक छीन लिए जाते हैं। बेल्जियम में वोटिंग नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिजी, स्विट्जरलैंड जैसे देश में मतदान न करने पर सजा का भी प्रावधान है। क्या घटते मतदान प्रतिशत को देखते हुए भारत में भी इस प्रकार के दंडात्मक प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा लगभग 60,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, और 2024 में 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इतने खर्च के बावजूद यदि मतदान प्रतिशत घटता है तो इसका जिम्मेदार मतदाता ही है। कंप्यूटर के जरिए मतदान के प्रावधान पर भी विचार करना होगा। एक नागरिक के रूप में हमारा यह दायित्व है कि लोकतंत्र की मजबूती व भविष्य के भारत हेतु पहले मतदान, फिर कुछ अन्य काम का मंत्र अपनाएं। हम भी अपने अधिकारों के साथ साथ नागरिक दायित्वों पर ध्यान देकर मतदान करने अवश्य जाएं। एक ऑनलाइन की बात भी हो रही है कि जैसे मान लीजिए मैं दूसरे शहर में रह रहा हूँ, अपने शहर में नहीं जा पा रहा हूँ, तो हम यहीं से वोट अपना डाल पाएं। एक और बात हो रही है, एक और कारण माना जा रहा है कि चुनाव पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है, चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। ये भी कारण इसमें जोड़ा जा रहा है। तो क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं, सुनते भी रहते होंगे आप लोग, अरे वोट की क्या जरूरत है, वो उन्हीं जीत ही जाना है, ईवीएम में ही हो जाता है, तो हमें वोट डाल के क्या मतलब रहेगा। तो इस तरह की बातें भी चलती रहती हैं। आप अपना व्यू दिया करिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, एक आर्टिकल जनसत्ता का है और अच्छा मुझे लगा इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बढ़ती आबादी, सिकुड़ते संसाधन। अगर आपको नहीं देखना है, आपको लगती है लंबी क्लास हो रही है, तो आप लोग जा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप लोग इसे भी आगे देख सकते हैं, जारी रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अनुमानित जनसंख्या 144.70 करोड़ हो गई है, और इस तरह जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में सबसे आगे है, और चीन
142.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। रपट में बताया गया है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। कहा जाता है कि चीन अब तक जनसंख्या के मामले में सबसे आगे था और इसके बावजूद यह विकास के मार्ग पर अग्रसर रहा, इसलिए ज्यादा जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। दरअसल चीन का उदाहरण देकर जनसंख्या के मुद्दे कम कम आंकना तर्कसंगत नहीं है। यह समझना होगा कि भारत जन सघनता के मामले में चीन से 3 गुना आगे है। चीन भौगोलिक रूप से बड़ा देश है, आबादी और संसाधनों का बोझ नहीं उन्हीं देशों पर ज्यादा पड़ता है जहां आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। हालांकि हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी देखी गई और देश के एक बड़े तबके में इसे लेकर जागरूकता आई है। लोग ज्यादा आबादी के नुकसान भी समझने लगे हैं। और आप देखते हैं कि हालांकि इस दौर में जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं और उसके राजनीतिक निहितार्थ आसानी से समझे जा सकते हैं। दुखद यह है कि सरकारी नीतियों के चलते हम अभी तक आबादी को संसाधन के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में हमें आबादी बोझ ही दिखाई देगी। हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है। हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति भी किसी भी से छिपी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार का संकट बड़ा है। अगर सरकार चाहे तो बेरोजगारी दूर कर बड़ी आबादी को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकती है, लेकिन सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए जरूरी मुद्दों को टालकर अन्य गैर जरूरी मुद्दों को जानबूझकर बड़ा कर देती है। एक बात आप लोगों से पूछ रहा हूं नॉर्मल, मान लीजिए कि एक घर में 5 बेटे हैं और आप देखिए कि उन्हें अगर अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, वो अलग अलग फील्ड में जाते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई आप देखते हैं आईपीएस हो गया, कोई सरकारी नौकरी और मिल गया, कोई कंप्यूटर के क्षेत्र में चला गया, कोई किसी और क्षेत्र में चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार की स्थिति क्या रहेगी, बहुत बेहतर रहेगी। उस परिवार की स्थिति रहेगी तो देश की तरक्की में भी योगदान देगा। और मान लीजिए अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलती है, तो वो आगे चलकर आप देखते हैं कि 100-150 रुपये, 200-500 रुपये की मजदूरी कर रहे होंगे और देश के ऊपर बोझ बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो जनसंख्या, युवा जनसंख्या हमेशा गलत नहीं होती है, लेकिन अगर उसका फायदा उठाया जाए, चाइना ने उठाया है, भारत नहीं उठा पा रहा है। 21वीं सदी आने के बाद आबादी में युवाओं की बढ़ती संख्या को एक अच्छी चीज माना जाने लगा, मगर कोरोना महामारी के बाद माना जाने लगा कि अधिक जनसंख्या कई तरह से हमारे लिए बड़ा खतरा है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विषाणु जनित रोगों के फैलने का दोहराए गए हो, लेकिन जन जागरण की मुहिम आधी अधूरी ढंग से चलती रही। आज भी सरकार करोड़ों रुपए इससे जुड़े विज्ञापनों और आप देखेंगे विज्ञापनों और परिचर्चाओं पर खर्च कर रही है। हालांकि इसके को ठोस फायदे नहीं दिख रहे हैं और परिवार नियोजन नीतियों का भी ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जनसांख्यिकी लाभांश की बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन आज के दौर में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं की जड़ में भी बेहतर बढ़ती जनसंख्या ही है। दरअसल जनसंख्या बढ़ने के से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता है, जिससे बाकी सभी समस्याओं के तार जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि जनसांख्यिकी लाभांश की आड़ लेकर हम जनसंख्या वृद्धि से आंखें नहीं मूंद सकते। हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी होगी जिससे जनता स्वयं इस मामले में रुचि ले। आपातकाल के दौरान हुए प्रयोगों का अनुभव बताता है कि जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों और आप देखिए जनसाधारण के बीच असंतुलन तथा संवादहीनता की स्थिति कायम रहेगी तो बेहतर आप देखते हैं कि परिणाम सामने नहीं आएंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 50 वर्षों में सरकार तथा विभिन्न सामाजिक संगठन जनता के साथ ऐसा संवाद स्थापित करने में नाकाम रहे। हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आप देखिए सरकारी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से हासिल हो जाएगा। तब इस समस्या की गंभीरता आम जनता नहीं समझेगी। तब तक इस संबंध में किसी सार्थक परिणाम की उम्मीद बेईमानी है। आज आप देखिए, आज भी देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तब इस तबके में शिक्षा का प्रसार कम है, बड़ी संख्या में लोग निरक्षर हैं। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े विज्ञापनों पर चर्चाएं किस हद तक प्रभावी होंगी, यह विचारणीय है, प्रश्न है। और इस तबके को गर्भ निरोध के साधन उपलब्ध कराना तथा इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना सिखाना भी एक बड़ी चुनौती है। और जब तक हम इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना एवं दिया स्वप्न ही बना रहेगा। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज आप देखेंगे कि आज जनसंख्या नियंत्रण के अधिकांश कार्य कागजों पर ही चल रहे हैं। इस काम में लगी अधिकांश संस्थाएं भी कुछ अपवादों को छोड़कर लाभ कमाने के लिए ही कार्य कर रही हैं। सरकारी नीतियों का आलम यह है कि इस दौर में
दौर में भी प्रलोभन देकर नसबंदी कराई जा रही है। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए। प्रलोभन के आधार पर इस समस्या को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक विकास की सीमित पहुंच के चलते समाज के बड़े हिस्सों के बच्चों को कमाई का जरिया माना जाता रहा है, और जबकि जनसांख्यिकी लाभांश की अवधारणा उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित कायाशक्ति मानने पर आधारित है। ऐसे में पहली जरूरत बच्चों को लेकर लोगों की सोच बदलने, फिर उनके बीच गर्भ निरोधकों का व्यापक पैमाने पर मुफ्त वितरण करने और कोई जटिलता आने पर उसका तत्काल समाधान निकालने की व्यापक नेटवर्क विकसित करने की है। आज जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई भी योजना लागू करते समय व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लोगों में समय रहते यह समझदारी पैदा की जानी चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि से देश का जो नुकसान होगा सो होगा, पर उससे पहले उनकी अपनी समस्याएं बढ़ जाएंगी। और देखिए, एक बात और आपको बता दूं, यही जनसंख्या का फायदा नहीं उठा पाते हैं युवाओं का, तो एक समय के बाद यही बुढ़ापा होगा इनका, तो बोझ बनेंगे हमारे ऊपर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो न्यू आर्टिकल है महत्वपूर्ण, उनकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।